हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, आज संडे है और आज आपकी हिंदी की क्लास आनी थी। तो मैं हिंदी की क्लास में आज वर्ण आपका शुरू करने जा रही हूँ, जो कि नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इससे पहले हम भाषा और देवनागरी लिपि का जो भी विकास है वो सब पढ़ चुके हैं, उसके गुण दोष सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ण या फिर वर्णमाला भी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। वर्णमाला। अब जैसा कि हम जब भाषा पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाषा जो है वो सार्थक इकाई है वाक्य की, ठीक है। और भाषा किससे लिया गया है? भाष शब्द से ये लिया गया है, ठीक। तो भाषा की सार्थक इकाई जो है वो क्या है? वाक्य है। और वाक्य से जो छोटा आता है वो उपवाक्य आता है। उपवाक्य से और नीचे आ पाएंगे और छोटा वो आता है पदबंध। पदबंध से और नीचे आ पाएंगे तो आएगा आपका पद या फिर उसे शब्द आप कहते हैं। उसके नीचे आ पाएंगे तो अक्षर आएगा और सबसे नीचे आता है आपका ध्वनि या फिर वर्ण। यानी वर्ण क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या आता है? वाक्य आता है, फिर उपवाक्य आता है, उपवाक्य से छोटा है पदबंध, ठीक है। और पदबंध के बाद आपका आएगा पद या फिर शब्द। पद या इसे आप शब्द भी लिख सकते हैं, ठीक है। पद या फिर शब्द के बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आता है अक्षर, और अक्षर के बाद आपका आता है वर्ण। इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और सबसे छोटा होता है वर्ण। वर्ण या फिर इसको आप ध्वनि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ण की डेफिनेशन, जैसे कि वर्ण की परिभाषा आप यहीं से समझ गए होंगे कि वर्ण किसको कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण की आपको परिभाषा अगर पूछी जाए तो वहाँ पर आपको बोलना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है। तो ये क्रम भी याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है कि ये किस क्रम में आपको इसको सही क्रम में लगाना है। तो ये क्रम भी आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्णमाला किसको कहते हैं? जब हम इन्हीं वर्णों को जो है एक व्यवस्थित समूह में रखते हैं तो उसको कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला अगर पूछा जाए, यानी कि एक माला की तरह आपको इसको पिरोना है। तो ये जो आपके वर्ण हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। तो ये दोनों परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, साथ ही साथ इसका क्रम भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। अब अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं तो आखिर ये वर्ण होता क्या है? अब इसका आप एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा काम। अब जो ये काम मैं लिख रही हूँ, ये काम आपका वर्ण कहीं से नहीं है। वर्ण कहाँ से निकलेगा इसमें से? जब मैं इसको अलग अलग करूँगी, छोटे छोटे खंडों में बांटूंगी, जैसे क प्लस आ, ठीक है, प्लस मो और प्लस औ, तब जाकर ये चार वर्णों से मिलकर ये बन रहा है, तब जाकर ये आपका यहाँ पर काम एक शब्द बना है। तो ये जो छोटे छोटे हम बांट कर लिखते हैं इसको कहा जाता है वर्ण। और कितने वर्ण हैं? ये लगभग 4 वर्ण ये आपके पूरे के पूरे हो जाते हैं। इसको कहा जाता है वर्ण, ठीक है। अब अगर हिंदी भाषा में आए तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण दिए गए हैं, यानी कि हमारा जो हिंदी दी गई है उसमें कितने वर्ण हैं? इसमें पूरे 52 वर्ण हैं, ठीक है, जिसमें कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। इसको आप ऐसे ही नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसे मिटा रही हूँ। तो वर्ण हमारे कितने हैं? 52 वर्ण हैं। 52 यहाँ पर हमारे वर्ण हैं, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने हैं तो स्वर का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 13 स्वर होते हैं। कितने? 13 स्वर, ठीक है। अब ये 13 स्वर कौन कौन से हैं इसको ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। जो आपके अ, आ, ई और पूरा ये आगे जाकर आपका ओ, आउ, अंग और आहा। तो
आप पारंपरिक रूप से देखेंगे तो आपको कितने यहाँ पर स्वर मिलेंगे, 13 स्वर मिलेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो आपका ये अंग और आहा है, इसको स्वर में नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है आयोगवाह। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से आयोगवाह कौन सा है, तो अंग और आहा आपका क्या होगा, आयोगवाह होगा, ठीक है। ये आपका आयोगवाह होता है। तो इन दोनों को हटाकर अगर स्वर आपसे पूछे जाएं एग्जाम में, तो एग्जाम की दृष्टि से स्वर आपको कितने करके आने हैं, 11 स्वर करके आने हैं, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, स्वर आपको यहाँ पर 11 करके आने हैं। अ आ ई उ री ए ऐ और ओ औ तक अंग आहा आपके स्वर में नहीं आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये आपके आयोगवाह में आते हैं। और जो आपका आयोगवाह होता है उसको क्या कहा जाता है, क्यों इनको आयोगवाह में रखा गया है, क्योंकि ये जो अंग और आ होते हैं ये एक ही वर्ण से नहीं, मतलब इनमें एक ही वर्ण नहीं है, ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं। यानी कहीं ना कहीं जैसे व्यंजन होता है जो कि दो वर्णों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके के ये अंग और आहा है, ये भी दोनों दो चीज़ों से मिलकर बने हैं। वो दो चीज़ क्या है उसको देख लो। अगर अंग की बात की जाए, इसको अगर मुझे अलग अलग करके लिखना है, अंग में क्या क्या किस किस चीज़ से ये मिलकर बना है, एक तो इसमें आता है अ प्लस जो आप ये बिंदी देख रहे हैं, तब जाकर आपका क्या बनता है, अंग बनता है, ठीक है। और इस अंग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अनुस्वार। इस अंग को कहा जाता है अनुस्वार, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अंग क्या होता है, ये होता है अनुस्वार, ठीक है। इसके साथ ही साथ इस अंग को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है जिसका नाम है शीर्ष बिंदु वाला, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इस बिंदु की वजह से शीर्ष बिंदु वाला, ठीक है। शीर्ष बिंदु भी आपका क्या है, ये अंग आपका शीर्ष बिंदु है। अब अगर आहा की बात आती है कि आहा किस में रखा जाएगा, तो आहा का आपको ध्यान देना है। आहा आपका रखा जाता है, ये भी अनुस्वार में आता है। और इसको अगर मैं अलग करके लिखूंगी तो किस तरीके से लिखूंगी, अ प्लस ये जो आपके विसर्ग का चिन्ह होता है, तो इसको कहा जाता है विसर्ग, ठीक है। आपका जो ये है इसको कहा जाता है, आहा को विसर्ग कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ इसका एक अन्य नाम भी है, इसको कहा जाता है पार्श्व बिंदु वाला, पार्श्व बिंदु वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर आपका यहाँ से लगा लीजिए 3 से 4 नंबर का आता ही आता है, हर एग्जाम से आप उठाकर देख लीजिए। तो हर एक चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्वर, ठीक है। टोटल वर्ण कितने हैं, 52 है। इसमें से स्वर मैंने बता दिए 13 स्वर होते हैं पारंपरिक रूप से, ठीक है। पारंपरिक रूप से अगर यहाँ पर आपका यूज़ किया गया है कि पारंपरिक रूप से कितने स्वर हैं, तो आपको 13 करने हैं। वर्तमान में कितने शब्द आपके यूज़ होते हैं, उपयोग में ये लाए जाते हैं, तो इसको लिखना है 11, ये अभी उपयोग में लाए जाते हैं। अगर अंग आहा पूछे जाए ये क्या होता है, इसको आयोगवाह कहा जाता है, जिसमें अंग जो आपका है इसको अनुस्वार में रखा गया है, जिसका कहा जाता है शीर्ष बिंदु। और वहीं अगर आह की बात की जाए तो इसको विसर्ग कहा जाता है और इसको पार्श्व बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बांट कर लिखा जाता है, ठीक। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको व्यंजन में नहीं लिखा जाता, क्योंकि व्यंजन वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्यों नहीं लिखा जाता, ठीक। अब बात आती है कि व्यंजन, आखिर व्यंजन कितने होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया 52 आपके पूरे क्या हैं, वर्ण हैं। उसमें से आपके जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 35 + 4 संयुक्त व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए, 35 और 4 39। और इसमें मैंने आपको स्वर कितने बताए थे, 13। तो टोटल आप करके देख लेना कितने आएंगे, 52 आएंगे, ठीक है। तो इनको आप लगा लीजिए, ये आपके हो गए व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं, जो आपने क वर्ग पढ़ा होगा, च वर्ग पढ़ा होगा, ट वर्ग पढ़ा होगा, ये आपके व्यंजन में आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और अंतिम आपका यहाँ पर प वर्ग है, ठीक है। और इनको आप मिलाकर देखेंगे टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। ये आपके 25 होंगे। यहाँ पर क ख ग घ ङ च छ ज झ ण, ये सारा आप खुद ही लिख लेना, यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपके जो य और ल वो है उसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद क्या आता है यहाँ पर, य र ल वो वाली जो लाइन आती है इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन आती है जिसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, वो होती है श, श, श और ह, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ
ये किस में रखे गए हैं? ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, और इसके बाद अंतिम आता है संयुक्त व्यंजन, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ये 4 आपके कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और इसमें रखा गया है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपके किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त का क्या मतलब है? मतलब ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं? अक्षों की बात की जाए तो ये बना है क प्लस श से। त्रों की बात की जाए तो ये बना है त प्लस र से। ज्यों की बात की जाए तो ज्यों बना है ज प्लस औ से। और श्र की बात की जाए तो श्र बना है श प्लस र से। ठीक है, तो ये 2 से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं कि अक्षर किस किस से मिलकर बना है, अक्षर जो संयुक्त व्यंजन है वो किससे मिलकर बना है, या फिर निम्नलिखित में से कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है। तो अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और इस किस किस से मिलकर बने हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ये आपके हो गए व्यंजन। अब बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, अब मतलब जो स्वर हैं आपके, अब इनके कितने भागों में इनको विभाजित किया गया है, अब वो देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो स्वर कहा जाता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उसको स्वर कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने का क्या मतलब है? यानी कि आपने बोली कोई चीज़ और बिना कहीं टच किए हुए सीधे आपके मुंह से बाहर निकल गई। जैसे कि अ, आ, ई होता है, कहीं पर भी टच नहीं करता है, सीधे आपके मुंह से बाहर निकल जाता है, इसको कहा जाता है स्वर। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। अब अगर इसके वर्गीकरण की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला है उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, वर्गीकरण अब लिख लेना इसका। सबसे पहला आपको लिखना है उच्चारण काल के आधार पर। ठीक, इसमें सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर, फिर आता है दीर्घ स्वर, और फिर आता है लुप्त स्वर। ठीक है, तो आपका जो उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हैं, और इनको समझ लीजिए इसमें क्या होता है। जो सबसे पहला ह्रस्व स्वर है, इसमें जो आपके उच्चारण का समय होता है वो बहुत कम लगता है, यानी कि इसमें सबसे कम आपका उच्चारण का समय लगेगा। उच्चारण लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, उच्चारण समय सबसे कम। जैसे अगर हम अपने वर्ण पे जाएं तो सबसे कम समय किस में लग रहा है? अ, ई और छोटा ऊ। जितने भी छोटे अ, ई और छोटा ऊ है, इसमें सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है, उसको बोला जाता है दीर्घ स्वर। ठीक है, उच्चारण समय जिसका अधिक होता है, किससे? ह्रस्व स्वर से। ठीक है, यहाँ पे ह्रस्व जरूर लिख लेना। ह्रस्व स्वर से जिसका उच्चारण थोड़ा सा अधिक होगा उसको कहा जाता है दीर्घ स्वर। ठीक है, अब अ, ई और ऊ को छोड़ के बाकी सारे आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ी ऊ, ए, आई, ओ और आओ, ये किस में आएंगे? आपके दीर्घ स्वर में आएंगे। ठीक है, अब बात आती है लुप्त स्वर की। तो लुप्त स्वर का मतलब है जिसको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि सा, रे, गा, मतलब जो लंबे खींचते हैं उसको बोला जाता है लुप्त स्वर। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिखा जाता है? सा अगर लंबा बोलोगे तो पीछे से ये चिन्ह लगाया जाता है, कुछ इस तरीके का चिन्ह लगता है, इसको कहा जाता है लुप्त स्वर। ठीक है, तो ये आपके उच्चारण काल के आधार पर हो गए 3 प्रकार के स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका लुप्त स्वर। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। ह्रस्व स्वर में कौन से आते हैं? अ, ई और ऊ आते हैं, बस इतना ही याद रखना है। बाकी सारे आपके दीर्घ स्वर में आते हैं, और लुप्त स्वर में ये साइन याद रखना है, जिसके पीछे साइन होगा वो आपके लुप्त स्वर में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिखे, दूसरा प्रकार इसका जीभ के प्रयोग के आधार पर।
ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर सबसे पहला आपका कौन सा है? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, जीभ का सबसे आगे का हिस्सा क्या कहलाएगा? अग्र। बीच के हिस्से को मध्य कहा जाएगा और सबसे पीछे वाले हिस्से को पश्च कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अग्र का क्या मतलब है? जब भी आप किसी वर्ण को बोलते हैं, अगर उसको बोलते हुए आपकी जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो उपयोग में आ रहा है, वो प्रयोग में आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा अग्र। और अग्र में कौन कौन से रखे गए हैं? ई, ए और आई। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो जीभ का आगे का हिस्सा प्रयोग में। ठीक है, फिर डैश करके लिखो ई, ए और आई। ये किस में रखे गए हैं? अग्र में रखे गए हैं। वहीं मध्य की बात की जाए तो मध्य का मतलब है जहाँ पर आपकी जीभ का जो बीच का हिस्सा है जो उस वर्ण को बोलने में यूज होगा उसको कहा जाएगा मध्य का। जैसे कि अ, मध्य में आपका रखा गया है अ। ठीक है, इसको खुद लिख लेना, जीभ का मध्य का हिस्सा, और इसमें रखा गया है अ। और पश्च की बात आती है तो सबसे पीछे का हिस्सा, यानी कि इन दोनों में से ये 5 चीज़ें छोड़कर जो भी आती है वो सारे के सारे आपके पश्च में आते हैं। जैसे कि बड़ा आ, ओ और औ, ये आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके पश्च में आ जाएंगे, और ऊ भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको आपको यहाँ पर ये याद रखना है। ई, ए, आई किस में आते हैं? अग्र में आते हैं, और ओ आपका किस में आता है? मध्य में आता है। बाकी सारे आपके कहाँ आएंगे? पश्च में आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इनको ध्यान में रखना है, रट्टा नहीं मानना है। रट्टा मारोगे तो कन्फ्यूज़न वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों को इसी तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका मुख। जो आपका मुखार के खुलने के मतलब मुखार जो आप बोलते हो किस तरीके से वो खुल रहा है उसके हिसाब से बनता है। फिर इसको लिख लो मुखार के आधार पर। तीसरा प्रकार है इसका। ठीक है, मुखाहार के आधार पर। ठीक है, मुखाहार के आधार पर ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है विवृत, फिर होता है अर्धविवृत, फिर होता है अर्धसंवृत और फिर होता है संवृत। इसको इसी तरीके से लिख लो, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। ठीक है, 4 प्रकार के हैं ये। इसी तरीके से इसकी टेबल बना लेना। अब विवृत का क्या मतलब होता है? ओपन, जिसमें आपका मुंह बोलते टाइम पूरा का पूरा ओपन होता है, उसको कहा जाता है विवृत। और इसमें रखा जाता है आ को, इसको आप ओपन भी लिख सकते हो। और इसमें रखा गया है आ, जिसमें पूरा का पूरा मुंह खुलता है। ठीक है, पूरा मुख जिसमें खुला होगा। अर्धविवृत की बात आती है तो अर्धविवृत का मतलब है जिसमें मुंह आपका आधा खुला होगा। ठीक है, इसमें आपका आता है अ, ए और ओ। ये आता है आपका अर्धविवृत में। ठीक है, अर्धसंवृत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आपका जो मुंह है वो आधा बंद है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो आधा बंद। और इसमें जो आपके वर्ण रखे गए हैं वो रखे गए हैं ए और ओ। ये आपके अर्धसंवृत में रखे गए हैं। संवृत का मतलब है आपका जो मुंह है वो बहुत थोड़ा सा खुला है, यानी कि बंद है। एक तरफ से आप इसको लगा सकते हैं, लगभग बंद इसको बोलते हैं। इसमें रखे गए हैं ई, ऊ और ऊ। आप लगा लीजिए ई, ऊ बोलने में मेरा मुंह इतना नहीं खुल रहा है जितना आ बोलने में खुल रहा है। आ बोलने में बहुत ज़्यादा खुल रहा है, इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, लगभग बंद आप इसको लिख लो, बहुत थोड़ा सा खुलता है मुंह। ठीक है, और इसमें आते हैं ई, ऊ और ऊ। ठीक है, तो ये आपके किसके आधार पर हो गए? मुखाहार के आधार पर। ठीक है, तो विवृत में कौन सा आएगा? जिसमें मुंह सबसे ज़्यादा खुला होगा, जैसे आ। अर्धविवृत में थोड़ा सा विवृत से कम, जैसे अ, ए, ओ, इसमें भी फिर भी खुल रहा है। अर्धसंवृत में आधा बंद। ठीक है, ए और ओ, इससे थोड़ा सा कम खुल रहा है, लेकिन संवृत में सबसे कम खुलेगा ई, ए और ओ। तो ये किस में आएगा? आपका संवृत में, ई, ऊ और ऊ। ठीक है, ये किस में आएगा? संवृत में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है होठों की स्थिति के अनुसार। ठीक है, चौथा प्रकार है इसका होठों की स्थिति के अनुसार।
ठीक है। ओंठों की स्थिति का क्या मतलब है यहाँ पर, मतलब आपका मुंह, अगर आपके होंठ खुल रहे हैं, ये क्या गोलाकार में खुल रहे हैं या फिर कम गोलाकार में खुल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो होता है वृत्तमुखी, एक होता है आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। ठीक। अब अवृतमुखी का क्या मतलब है, अवृतमुखी का मतलब है कि यहाँ पर जो गोलाकार मुंह खुलेगा वो कम खुलेगा, इसको लिख लो गोलाकार नहीं। ठीक है। और इसमें कौन कौन से रखे गए हैं, इसमें रखा है अ आ ई ए आई। ये किस में रखे गए हैं, अवृतमुखी में रखे गए हैं। ठीक है। वहीं अगर वृत्तमुखी की बात की जाए तो वृत्तमुखी में क्या होगा, आपका जो मुंह है वो गोलाकार में खुलेगा, यानी गोलाकार स्थिति में खुलेगा। यहाँ पर क्या होगा, मुंह गोलाकार होगा। और गोलाकार का क्या मतलब है, कौन से रखे जाएंगे, ऊ ओ औ। ये किस में रखे जाएंगे, वृत्तमुखी में। ठीक है। तो ये हो गया आपके होठों की स्थिति के अनुसार, स्थिति के आधार पर कितने हैं, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। ठीक है। अवृतमुखी का मतलब है कि गोलाकार नहीं, जहाँ पर मुंह खुलता है, जैसे अ आ ई तो मुंह गोल नहीं बन रहा है। वहीं अगर आप वृत्तमुखी देखेंगे तो इसमें आपका जो मुंह है, होंठ जो है वो गोल आकृति में आ जाएंगे, जैसे ऊ ओ और औ। तो टोटल लगभग लगा लीजिए गोलाकार होता है, इसलिए इसको इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो है आपकी नाक से और मुंह से हवा कितनी निकल रही है दोनों से या नहीं निकल रही है, तो इसको बोला जाता है हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। पांचवा लिखना है आपको, हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। मुंह से निकलने के आधार पर। ठीक है। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है निर्नुनासिक। ठीक है। पहला लिखना है आपको निर्नुनासिक, दूसरा लिखना है अनुनासिक। ठीक है। निर्नुनासिक हम किसको कहेंगे, जिसमें आपकी जो हवा है वो केवल आपके मुंह से निकलती है। ठीक है। हवा केवल मुंह से निकल रही है। ठीक। और इसमें कौन कौन से रखे जाएंगे, एक रखा जाएगा अ आ ई और ई। ये किस में रखे जाएंगे, आपके निर्नुनासिक में। वहीं अगर अनुनासिक की बात की जाए तो अनुनासिक का मतलब होता है जो हवा है वो आपके मुंह के साथ साथ आपकी नाक से भी निकल रही है, इसको कहा जाता है अनुनासिक। ठीक है। इसको इत्यादि कर देना, जो आपके पूरे स्वर होते हैं वो लगभग यही इसी में आते हैं। ठीक है। तो इसमें हवा जो है वो नाक के साथ साथ मुंह के साथ साथ नाक से भी निकल रही है, मुंह प्लस नाक दोनों से निकल रही है। ठीक है। इसमें कौन से आएंगे, जो आपने और ऊपर चंद्र बिंदु सुना होगा, इनको बोलते हैं, नाक से भी एक आवाज़ निकलती है। करेंगे इनको तो ये आपकी नाक से भी आवाज़ आएगी। ई के ऊपर चंद्र बिंदु को तो ई करेंगे तो नाक से भी आवाज़ आती है, जैसे चांद, हल्का सा नाक से भी एक क्या निकलती है, आपकी यहाँ पर ध्वनि निकलती है, उसको कहा जाता है अनुनासिक। ठीक है। तो इसमें आपका अ आ ई ऊ जो सारे आते हैं वो इसमें आते हैं, और चंद्र बिंदु वाले जो भी होंगे वो अनुनासिक में आएंगे। ठीक है। इसके बाद छठवां है आपका घोषत्व के आधार पर। ठीक है। और घोषत्व के आधार पर, घोष का क्या मतलब होता है, जो भी आप बोल रहे हैं, जो स्वर तंत्रियाँ आपके मुंह से निकल रही हैं, उसमें अगर आपकी सांस जो निकल रही है उसमें कंपन है तो उसको बोला जाता है घोष। ठीक है। छठवां लिखो घोषत्व के आधार पर। अब इसमें होता है एक घोष, दूसरा होता है सघोष और अघोष। सघोष का मतलब है जो स्वर तंत्रियां आपके मुंह से निकल रही हैं, जो भी आप बोल रहे हो, उस स्वर में जो है, उस सांस में एक कंपन अगर होती है उन ध्वनियों में, उसको बोला जाता है सघोष।
ठीक है। और जिसमें कंपन नहीं होगी उसको बोला जाता है अघोष। ठीक है। तो ध्यान देने लायक चीज़ क्या है, जितने भी स्वर हैं आपके अ आ इ ई उ, सारे के सारे क्या हैं, सघोष हैं। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है और उसमें स्वर भी दिया हुआ है, ये सारे स्वर दिए गए हैं और अंतिम ऑप्शन आपका है निम्नलिखित में से सारे, तो वही आपका सही होगा। स्वर क्या है, सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आपका यहाँ पर आता है 7वां, वो है प्राणत्व के आधार पर। ठीक है। अब प्राणत्व क्या होता है, प्राणत्व का मतलब है हवा। अगर आपके मुंह से किसी चीज़ को बोलते हुए हवा भी निकल रही है तो उसको बोला जाता है प्राण। ठीक है। प्राण का मतलब होता है हवा। और जितने भी आपके स्वर हैं सारे के सारे क्या हैं, अल्प प्राण। ठीक है। प्राण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। अल्प प्राण का क्या मतलब है, जहाँ पर कम हवा निकल रही है। ठीक है। स्वर क्या है, सारे के सारे अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण का क्या मतलब है, कम हवा। महाप्राण होगा तो उसका मतलब है ज़्यादा हवा, लेकिन स्वर आपके क्या है, सारे के सारे अल्प प्राण हैं। ठीक है। तो ये आपके हो गए स्वर के प्रकार, स्वर को किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, रटना नहीं है। ठीक है। अब जाते हैं हम व्यंजन पे, और व्यंजन से आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें कि व्यंजन आखिर किसको कहा जाता है, तो स्वरों की मदद से जो बोले जाते हैं वर्ण, उनको कहा जाता है व्यंजन। मतलब क्या है इसको बोलने का, कि आपके जो व्यंजन होंगे वो बिना स्वर के बोले ही नहीं जाएंगे, लिखे ही नहीं जाएंगे। ठीक है। अब हेडिंग डालिए व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है। वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके व्यंजन। ठीक। अब व्यंजन कितने प्रकार के हैं, जैसे मैंने बता दिया था आपको कि 35 जो आपके हैं वो व्यंजन है, प्लस उसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी रखे गए हैं। ठीक है। तो व्यंजन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्यंजन जो है वो अ शब्द के बिना बोला ही नहीं जाएगा, उसमें अ शब्द ज़रूर से जुड़ा होगा। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर क वर्ग की मैं बात करूँ, क वर्ग में सबसे पहला आपका क्या आता है, क आता है। क को अगर मैं अलग करना चाहूँ तो किस प्रकार से इसे अलग करूँगी, इस चीज़ को देखना। क लिखूँगी, हलंत लगेगा प्लस अ लगेगा। ये व्यंजन है ही इसलिए क्योंकि इसमें अ जुड़ा है। क आप बोलते हैं तो क के पीछे से अ ज़रूर निकलता है। ख अगर मैं लिखती हूँ, ख को अलग करना है तो ख प्लस पीछे से अ खुद ब खुद निकल रहा है, इसलिए इनको कहा जाता है व्यंजन। और सारे के सारे व्यंजन के अंत में आपका अ ज़रूर निकलेगा, बिना अ के आपके व्यंजन नहीं होते हैं। ठीक है। और व्यंजन अगर आप लिखेंगे तो उसके नीचे ये हलंत ज़रूर लगा हुआ, अगर ये हलंत में नहीं लगाऊंगी तो ये आपका व्यंजन नहीं कहलाएगा। ठीक है। ये गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आपको व्यंजन को बांटना है, यानी कि उसको डिवाइड करना है किस तरीके से व्यंजन बना है, तो उसके नीचे हलंत यहाँ पर ज़रूर लगा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में, और इसका सबसे पहला वर्गीकरण है स्पर्श व्यंजन। ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब लिखिए व्यंजन का वर्गीकरण। और सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्पर्श करके ये किसी चीज़ को आ रहा है। स्पर्श मतलब कहीं ना कहीं लग कर आ रहा है, टच होकर आ रहा है, उसको कहा गया है स्पर्श व्यंजन। और जो ये व्यंजन है इसका उच्चारण करते समय ये आपके कहीं ना कहीं फेफड़े से जब हवा निकलेगी, या तो ये आपके कंठ में लगेगा, या तालू में लगेगा, या आपके ओष्ठ में लगेगा, या दंत में लगेगा, या जीभ में लगेगा, कहीं ना कहीं लग कर ही ये बाहर निकलता है। इसको कहा जाता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन का जो वर्गीकरण है, इसके कुछ वर्ग दिए गए हैं, उसको लिख लो। सबसे पहला है इसका वर्ग। ठीक है। सबसे पहला वर्ग है इसका कंठ। इसको हटाइए, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा मुझे। ये स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है, और यहाँ पर मैं एक तालिका बना रही हूँ, वो आप लोग अच्छे से बना लेना, वहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है, इसको भी हटा दो। ठीक। इसमें सबसे पहला आपको यहाँ पर लिखना है वर्ग कौन कौन से हैं इसमें। इसमें आपका आता है कंठ। ठीक
ठीक है। कंठ सबसे पहला आता है, कंठ का मतलब है आपके गले से जो हवा निकल रही है। इसके बाद आता है तालव्य, फिर आता है मूर्धन्य। तालव्य का मतलब है कंठ मतलब गले से, ठीक है। तालव्य का मतलब है जो आपकी जीभ के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है तालु, और इसके पीछे वाले हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। तालु का पीछे वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है तालव्य। मूर्धन्य की बात की जाए तो मूर्धन्य किसको कहा जाएगा, तालु का जो आगे वाला हिस्सा है उसको कहा जाएगा मूर्धन्य, वही जो ऊपर तालु है आपका आगे वाला हिस्सा, ठीक है, इसको कहा जाएगा मूर्धन्य। मूर्धन्य के बाद आता है दंत्य और ओष्ठ्य। जब दांत से लगकर आएगा तो उसको कहा जाएगा दंत्य, वहीं जब ये आपके होंठों से लगकर निकलेगा तो उसको कहा जाएगा ओष्ठ्य, ठीक है। तो ये इसके क्या है, वर्ग हैं। ये वर्ग इसी तरीके से क्रम में लिखने हैं। आप यहाँ से कंठ से आगे को ले, चाहे आप ओष्ठ से पीछे को ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको इसी तरीके से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आगे इसमें जो क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग है, वहां से आपको ये ईजी पड़ जाता है। कंठ में कौन सा वर्ग आएगा, इसमें आता है क, ख, ग, घ और ड, ठीक है। वहीं अगर तालव्य की बात की जाए तो तालव्य में आपका आता है चौ वर्ग, चौ, छ, जौ, झ, ड, ठीक है। अगर मूर्धन्य की बात की जाए तो मूर्धन्य में कौन सा वर्ग आएगा, यहाँ पर आता है टौ वर्ग, टौ, ठौ, डौ, ढ, ण, और नौ। दंत की बात की जाए तो दंत में आपका आता है तौ वर्ग, तौ, थौ, दौ, ध, नौ, और अंतिम है आपका ओष्ठ्य। तो ओष्ठ्य में पौ वर्ग आता है, पौ, फ, बौ, भ, मौ, ठीक है। अब मैंने इसे इस तरीके से क्यों लिखा है ये समझ लीजिए, ठीक है। एक इसी तरीके से आपको ये बनाना है। कंठ आपका ये हो गया, वही तालव्य नीचे यहाँ से आपका तालव्य है, ये आपका मूर्धन्य है, ये आपका दंत्य है, और ये आपका ओष्ठ्य है, ठीक है। इसको इस तरीके से बांट लीजिए, अच्छे से बनाना इसको जब आप कॉपी में बनाएंगे। अब ये आपके हो गए वर्गीकरण। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है, यहाँ से कुछ भी उठाकर दे देगा, एक क दे दिया, एक जौ दे दिया, एक डौ दे दिया, एक दौ दे दिया उसने, और कह देगा निम्नलिखित में से तालव्य स्पर्श व्यंजन में तालव्य कौन सा है। तो इसमें से आपको छांटना होगा कि तालव्य कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से तालव्य आपका कौन सा हो जाएगा, जौ हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। कंठ कौन सा है, तो क, ख, ग, घ, घ सारे कंठ में आते हैं, ठीक है। ओष्ठ्य कौन सा है, प, फ, ब, भ, मौ में सारे ओष्ठ्य है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर ये सुननी है, जो क वर्ग है आपका, यानी कि जो शुरू वाले ये दो वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों को कहा जाता है अघोष, ठीक है। इसके ऊपर लिख लो अघोष। फर्स्ट के दोनों क्या है, अघोष है, ठीक है। और अंतिम के तीनों क्या है, सघोष। सघोष, ठीक, ये तीनों क्या है, सघोष है। तो पहला वाला जो वर्ग है ये है अल्प प्राण, दूसरा वाला महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण, फिर ये महाप्राण, और अंतिम वाला फिर से अल्प प्राण, ठीक। तो ये तो इजी है। पहले के दो क्या है, अघोष है, अंतिम के तीन जो वर्ण है ये क्या है, सघोष है। वहीं अगर अब आपसे अल्प प्राण महाप्राण पूछा जाए, पहला वाला क वाला अल्प प्राण है, ख वाला आपका महाप्राण, ग वाला अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, इस तरीके से इसको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब एग्जाम में भी आपको इसको इसी तरीके से बना लेना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से बना लेना है इस तालिका को। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। इसको अच्छे से बना लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है।
अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में मैंने क्या बताया था, य, र, ल वो आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और इनको कैसे रखा गया है वो देख लो। य को रखा गया है यहाँ पर तालव्य में, ठीक है। वही अगर र की बात की जाए तो र को रखा गया है वत्सर्य में। ल की बात की जाए तो ल को भी रखा गया है वत्सर्य में। और व की अगर बात की जाए तो व को रखा गया है दंतोष्ठ्य में, ठीक। तालव्य का मतलब मैं बता चुकी हूँ। तालव्य का मतलब है तालु से, वर्थस्य का मतलब होता है दंतमूल जो आपके दांत हैं प्लस मसूड़ा। दंतमूल प्लस यहाँ पर मसूड़ा, मतलब ये दंतमूल और मसूड़ा से लगकर निकलेंगे, ठीक है। इसका भी सेम मतलब दंतमूल और मसूड़ा, मसूड़ा है ये, ठीक है। और दंतोष्ठ का मतलब है, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ, होंठ दोनों से मिलकर ये निकलेगा, मतलब दांत और आपके होंठों से लगकर, दांत प्लस होंठ, ठीक है, तब इसको कहा जाता है दंतोष्ठ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो यौर और लौह है ये सारे के सारे आपके अल्प प्राण हैं और सघोष हैं, ठीक है। इनको लिख लो, अल्प प्राण प्लस सघोष। सघोष में आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, यौरोलो वो हैं, अल्पप्राण और सघोष हैं, ठीक है। तालव्य, वर्त्स्य और दंतोष्ठ, यौरोलो वो, ये इसी तरीके से आपको लिख लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। अंतिम है आपका ऊष्म या फिर इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और इसमें आते हैं आपके श, श, श और ह। ऊष्म ऑब्लिक संघर्षी। ऊष्म या फिर संघर्षी का क्या मतलब हुआ, यानी कि इनको बोलते टाइम जब आप इनको बोल रहे हो, आपके जो होंठ हैं ये कहीं ना आपके मुंह से कहीं से भी ये रगड़ कर या कि घर्षण कर कर निकलेंगे, और साथ ही साथ ऊष्मा को भी ये यहाँ पर उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको ऊष्म या फिर संघर्षी कहा जाता है। तो इसमें कौन से आते हैं, श, श, स और ह, ये चारों आपके क्या हैं, ऊष्म व्यंजन हैं, संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। इसमें अगर श की बात की जाए तो तालव्य है, श मूर्धन्य है और उसके नीचे वत्सर्य है। तालव्य, मूर्धन्य, वत्सर्य, और ह आपका आता है स्वर यंत्रीय, ठीक है। अब इसका मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा, स्वर यंत्रीय का मतलब होता है कंठ के भीतर से जो स्वर तंत्रियों से निकल कर आता है उसको कहा जाता है स्वर तंत्रीय, ठीक है। कहाँ से निकल के आता है, कंठ के भीतर से, मतलब स्वर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा कंपन के साथ आता है, उस तरीके से इसको कहा जाता है स्वर यंत्रीय, ठीक है। अब इनकी बात की जाए, जो आपका श, श, श है, ये तीनों के तीनों अघोष हैं और महाप्राण हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। ये क्या है, अघोष प्लस महाप्राण। वहीं अगर ह की बात की जाए तो ह इनमें से क्या है, सघोष, ह यहाँ पर क्या है, सघोष है प्लस ये महाप्राण है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि ह किस में आएगा, ये आपका सघोष में आएगा और महाप्राण में आएगा। वहीं आपका जो श, श, श है ये अघोष और महाप्राण है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, ह को या फिर श किस में आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इनकेस फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, 3 से 4 नंबर आप लगा लीजिए, यहाँ से आने ही आने हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल ये रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।